जय हिंद, जय भारत। आज हम हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र से 2018 में प्रत्याशी रहे व पूर्व प्रधानपति व पूर्व सरपंच समाज सेवी भामाशाह रहे हमारे आदरणीय तिलोक जी कस्वां से आपको रूबरू करवा रहे हैं। मैं साजिद, और आज हम देश की जर्नी को लिए चलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और लोगों के सुख दुख में हर समय तैयार रहने वाले, हर समय लोगों की सेवा करने वाले हमारे तिलोकाराम जी कस्वां से आपको मिला रहे हैं, जो फ़िलहाल चूरू जिला परिषद के सदस्य हैं। मिलते हैं, आइए देश की जर्नी के साथ हम स्वागत करते हैं तिलोकाराम जी कस्वां जी से। नमस्कार। तिलोकाराम जी, आप पहले ये बताएं कि आप अपना राजनीतिक सफ़र किस सन में शुरुआत की थी? पहले आप किस दल से जुड़े हुए थे? आपने ये लोगों को बताएं, देश की जर्नी आपसे पूछना चाहती है। मैं सबसे पहले जब 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम मेरा राजनीति में प्रवेश युवा के तौर पर हुआ। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे लोगों के बीच में रहना शुरू किया और लोगों को, जो भी युवा थे, उनको साथ लेके और इस समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियाँ थी, उसको मिटाने में मैं युवाओं को साथ लेके गांव-गांव की चौपाल में भी गया। उस समय से मैं लगातार चलता रहा और मेरे वैसे गांव गोगटिया पट्टा चंगोई था। अभी मैं तारण में हाल निवास कर रहा हूं। तो वहाँ हमारी पंचायत का नाम था अंशीपुरा। 1988 में या हमारे यहाँ भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में मैंने लोगों की सेवा की, चारे के रूप में, लोगों को रोज़गार के रूप में, और जो वहाँ निर्माण मकान का, खेतों में कुंड का गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों को उसको मैं फ़ायदा दिलवाया। तो लोगों ने उस टाइम मन बना लिया, युवा साथी होने के, हम तिलोकाराम को सरपंच बनाए। और मैं उससे पहले युवाओं से, मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष भी था पूरे तहसील का। तो उस टाइम से मेरा लगाव गांव में युवाओं से विशेष करके था। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये राजनीति में भी लोगों में, समाज में बदलाव की सोच लेके मैं आगे बढ़ा। और 1988 में जनता ने मेरा चयन कर लिया। मैं 1900, वहाँ हमारी पंचायत में 14 गाँव थे। मैं उस टाइम पंचायत के लिए नया था। मेरे सामने एक राजवी परिवार से लड़ा और उनके सामने मैं मुकाबला, मेरा कंटेस्ट था, फिर भी लोगों ने साथ दिया। मैं वहाँ से मेरी जीत की शुरुआत हुई। पहले 1988 में सरपंच बना। उसके बाद में दोबारा चुनाव हुआ 1995 में फिर मैं सरपंच बना गया। और 2000 में हमारी पंचायत में ऐसी महिला सीट आ गई। उस पर भी वो मेरे पास एक लड़का था, उसकी औरत को लड़ाया, तो वो भी विजयी रही। 2005 में मैं जिला परिषद का उम्मीदवार बना और टिकट भी मेरे फाइनल हो गई थी, पर मैं विशेष परिस्थितियों में कोई विवाद हो गया, उसमें टिकट छोड़ के फिर मैं सरपंच का लड़ा और एक निर्दलीय के रूप में हमारे लादूराम प्रजापति को वहाँ बीडीसी लड़ा। हम दोनों जीत गए। उसके बाद में लोगों में आम बहाना गई कि और प्रधान, जितने भी प्रधान बने हैं, उन प्रधान में मेरी विशेष भूमिका रही। तो उस टाइम में तहसील में एक चर्चा के रूप में बना, तो लोगों में मेरा आवागमन मेरा रहा। और दूसरा, उसके साथ साथ मेरा एक सामाजिक सिस्टम था कि लोगों जो आए मेरे पास, वो मेहमान के रूप में मैं उसको मानता, स्वीकार करता, उनको अवगत करता, उनके खाने की, पीने की, रहने की सब मेरे पास व्यवस्था थी। तो मैंने धीरे धीरे लोगों में मेरा जनाधार बढ़ाया। और 2007 में मंडी के, कृषि मंडी राजगढ़ हमारे तार एक थी, वहाँ से मैंने वो चुनाव लड़ा, उसमें भी विजयी रहा। और 2010 में जब चुनाव हुआ, तो 10 में मैं वहाँ कोहना, पोंदरा, सारण 3 पंचायतों का एक बेल्ट था, वहाँ बीडीसी रूप में चुनाव लड़ा। वहाँ मेरी धर्मपत्नी अनकोरी देवी को लड़ा, तो विजयी रही। उसके बाद में सर्वसम्मति से हम बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में हमारा प्रधान अनकोरी देवी को तय किया गया। और 5 साल हम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मैं लोगों के खूब सेवा की। जितने भी हमारे क्षेत्र में विकास इससे तारण ब्लॉक में हुए,
सबसे ज़्यादा मेरे समय हुआ। पंचायत समिति का भी खूब विकास कराया। और उसके पहले हमारे 1997 में से मैंने मन बना लिया कि पंचायतों को सुंदर बनाएं। तो वहाँ से मैंने गांव के रास्ता चौड़ा करवाना, उगाड़े साफ करवानी, कचरा कट हटाना, सोखते खड्डे बनाने शुरू कर दिए थे। तो 2007 में हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया। निर्मल ग्राम पंचायत राजस्थान में सबसे टॉप आनशिपरा पंचायत रही। उसमें लोगों के आशीर्वाद से साथ से मैं वहाँ एक दिल्ली के पटल पर नाम लिखा गया आनशिपरा का। तो मेरे हमेशा जनता साथ रही। और मैं जितने भी दिनों राजनीति की, न मैं कभी धर्म की राजनीति की, न मैंने कभी गुटबाजी पैदा की। हम सबको साथ लेके चले, सभी धर्मों के, सभी जाति लोगों को मैं सम्मान लेके चला। मेरे पर आज तक किसी ने कोई लालच नहीं लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने राजनीतिक शुरू की थी, उससे पहले आपका परिवार राजनीतिक में रहा था क्या? नहीं, मेरा परिवार राजनीति में नहीं था। मेरा परिवार साधारण परिवार था। मैं 4 साल का था उस टाइम मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और मैं फिर मेरे भाइयों पर से आधार था। मेरे माँ थी, मेरे भाई थे, उसने मेरे को पढ़ाया। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं खेती का भी काम करता और मजदूरी भी करता था। और मैं आर्थिक स्थिति हमारे घर की बिल्कुल कमज़ोर थी। और धीरे धीरे हम मेहनत करते गए। परिवार से के साथ मिलकर मैंने हर दृष्टि में सेवा का काम के साथ साथ घर का काम, खेती का काम भी किया। तो उसके बाद में मेरा राजनीति सफ़र, मेरा मन था कि लोगों को राजनीति में आके सेवा दें। उस मकसद से मैं राजनीति में आया। आप पहले युवा लोक दल के अध्यक्ष थे। तो उससे पहले आप जब पहली बार आपने जब चुनाव लड़ा तो आप किस पार्टी के, मतलब वैसे सरपंच की कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन आपने किस पार्टी को समर्थन दिया? मैं उस टाइम 1988 में चुनाव लड़ा। उस टाइम हम वो लोकदल मानो या बीजेपी वो संगठित थी। तो वहाँ से मैं उसमें लोकदल में था। तो हमारे लोकदल के जो बुजुर्ग नेता थे हमारी पार्टी के, वो मेरे खिलाफ़ हो गए कि ये तो इसको नहीं लड़ाएंगे चुनाव। और युवा जो मेरे साथ थे वो क्या आपको लड़ना पड़ेगा। उस चक्कर में मैंने चुनाव लड़ा। तो वो जितने भी लोकदल के हमारी पंचायत के बुजुर्ग लोग थे वो मेरे खिलाफ़ हो गए कि इसको नहीं लड़ाएंगे। तो उसने बिगरान भंवर जी को लड़ा दिया कांग्रेस से लाके। तो युवा मेरे साथ रहे, मैं जीत गया। उसके बाद में हमारा प्रधान तक हमारे कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि किस पार्टी को हमारे समर्थन करना है। परंतु वहाँ प्रधान के पद पर फिर वो विवादित हो गया। वो एक कांग्रेस को आदमी को ला के चुनाव लड़ा रहे थे, हम तीसरे को लड़ाने चाह रहे थे। उसमें मेरे साथ में 5-6 सरपंच थे। तो हमने निर्णय किया कि आप ये उम्मीदवार चेंज कर दो, वरना में हम निर्णय दूसरा करेंगे। तो हम सब मिलके और 43 उस टाइम सरपंच के और पंचों के वोट लगते थे प्रधान को। तो मैं पूरे क्षेत्र में घूम के 15 तो हमारी पंचायत के थे, वो एक तरफे थे। और 43 पंचों का समर्थन लेके शिवनारायण जी प्रधान कांग्रेस से थे, उनको समर्थन दिया। वो विजयी रहे 38 वोटों से। तो उसके बाद में मैं कांग्रेस में ही रहा। कांग्रेस के बाद में वो स्थिति आ गई कि मैंने वो विधानसभा की 2003 में टिकट मांगी। तो उससे हमारी वो बेजी परिवार से दूरियां बढ़ गई। तो आगे मैं उसके वो मेरे पर नुकसान करने लगा तो मैं उसके खिलाफ हो गया। 2008 में फिर हमने मौन दान रखा भी, वो हमने किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया। तो उस बाद में 10 में मैंने बीजेपी टिकट से बीडी से चुनाव लड़के हमारी पत्नी को लड़ाया, उसमें विजयी रहे। उसके बाद में बीजेपी में रहा। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर है? अब वो राजनीति नहीं रही है, वो सिद्धांती राजनीति थी उस टाइम। आज वो स्थिति नहीं है। अब तो एक दूसरे को मारने में लगे हैं, विचारों की राजनीति नहीं रही है। मैंने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अभी अगर मेरे से कोई नेता नाराज़ है तो वो आज की राजनीति में मेरे को डालना चाह रहे हैं। परंतु मैंने निर्णय किया है कि अपने सिद्धांतों को नहीं बेचकर हम अपने सिद्धांतों पर कायम रह के लोगों को सेवा के भाव में सामाजिक सिस्टम से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सफलता मिलती है वो अलग बात है। 2018 में चुनाव लड़ा तो हमारे 15,000 यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होकर मेरे को समर्थन किया था। उसके बाद में जाति का रूप दिया गया, धर्म का रूप दिया गया, उसमें पार्टियों में विभाजित करके और मेरे को नुकसान दिया। परंतु फिर भी मेरे को 12,500 उस टाइम लोगों ने वोट दिए और उसमें भयंकर जाति का जहर घोड़ा गया पूरा।
तो उस टाइम मेरे ये जातिवाद के नाम से मेरे को नुकसान हुआ कि मैंने कभी जाति और बिरादरी धर्म की बात नहीं की। तो उस टाइम लोगों थोड़े वो बिखर गए, उससे मेरे को नुकसान हुआ। और आपने शहर के गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आपके दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। तो जब 2018 का चुनाव हुआ था तो उन लोगों के लिए आपने जो काम किया था, क्या वो लोग भी बदल गए? उस टाइम मैं कह दिया नहीं, वो जाति का रूप ले गए कि वो हारेगा, ये जीत जाएगा, इसके टिकट नहीं है, टिकट है, ऐसे करके लोगों में आपस में लोगों को गुमराह करके वो वोटों का विभाजन कर दिया। तो उससे मेरा नुकसान हुआ। परंतु फिर भी मेरे दरबार हमेशा, मैं जब से सरपंच बना हूँ आज तक, मेरा एक तार में कुटिया थी छोटी सी, उस कुटिया में 20 मांचे रखता, आए को खाना खिलाना और उसको पानी पिलाना, स्व रेस्ट करना। वो हमेशा मेरे लोगों के काम में भी साथ रह के उसका काम भी करवाता। और उससे लोगों के भाव था कि हमारे को 24 घंटा सेवा देना और तिलक कराम है, तो इनको हम विधानसभा के रूप में चुनाव लड़ाएं तो अपनी बड़ी सेवा दे सकता है। उस मकसद से उसको लड़ाया। बाद में लोगों को गुमराह करके विभाजन हो गया, वो नुकसान हुआ मेरा। और अभी मेरा वो कोई सोच नहीं है कि 2010 में मैं प्रधान के बाद में 15 तक लोगों को बीच जिस रूप में रहा, और उसके बाद में 15 के बाद में और 20 तक जिला परिषद के वार्ड नंबर वो था पहले 26 था, अब वो चेंज हो गया। तो परंतु वो 15 में 10 पंचायतें थी जो तानक देव पश्चिम साइड की थी, उसमें लड़ा और मैं 2700 वोटों से विजयी हुआ। और अब की बार बीजेपी से मेरे को ये आंशिपरा से लगा के सातवें होते हुए और बाएं तक मेरे का क्षेत्र था 10 पंचायतों का। इसमें मैं हमारे कांग्रेस के यहाँ 3.5 वार्ड हैं, तो उसमें 3.5 में अब मैं एक सिर्फ जीता बीजेपी से, बाकी कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ जीते। और लोगों का अभी के बार लोगों का बहुत बड़ा मन था, परंतु 2 चुनाव ये बीडीसी को और ये जिला परिषद के, तो लोगों का मन था कि जिला परिषद में हम तिलोकाराम को वोट डालें और मेरे नीचे बीडीसी मेंबर वो कमज़ोर सब रहे, परंतु मैं एक जीता और बाकी जिला परिषद मेंबर भी आ रहे। तो लोगों का मेरे प्रति अभी तक लोगों का मन है। मेरे पास पिछली बार 18 में टिकट नहीं थी, अगर टिकट होती तो मेरी निश्चित बड़ी जीत होती। और लोगों में टिकट का भी भ्रम हो गया थोड़ा, उसका नुकसान हुआ। आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपको किसान नेता भी लोग कहते हैं। तो आप अभी आपकी सेंटर में सरकार है, आप जिला परिषद के सदस्य हैं, तो आपके सांसद आपकी पार्टी के हैं, तो किसानों के लिए आप क्या आवाज़ उठा रहे हैं? किसानों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? मैं जब भी किसान की कोई बात आती है, क्यों मैंने किसानी देखी है, मैं छोटा था किसान के रूप में खेतों में काम किया है, मजदूरी की है, तो मैं समझता हूँ कि किसान की कितनी तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ को मैं आज तक महसूस करता हूँ कि गरीबी में क्या कठिनाइयाँ आती है लोगों के। तो उस हिसाब से मैं हमेशा किसान की आवाज़ बन के रहूँ। और जब भी कोई किसान का अहित होने वाला है तो मैं सांसद महोदय को और यहाँ क्षेत्रीय नेताओं को भी कहता हूँ कि आप किसान की बात रखो। और जिला परिषद में जब भी हमारी मीटिंग होती है 3 महीने में, तो उस मीटिंग में पानी का, सड़क का, किसान का, क्लेम का, हर मुद्दों पर वहाँ मैं डिस्कस करता हूँ और मेरे निर्णय पारित भी हुए हैं। और जिला परिषद जो मुद्दे मैंने लिए वो मुद्दे स्वीकृत भी हुए और उनका विकास भी हुआ है। अभी मैंने जिला परिषद की मेरे बेल्ट में करीबन 1.5 करोड़ के मैंने काम करवाए हैं। और ये बीमा का हमारा विशेष मुद्दा है यहाँ, तो बीमा में हमेशा मैं खुल के बोलता हूँ कि जी भी किसान के साथ ऐड नहीं होना चाहिए। उस पर मैं बार बार एमपी साहब को गुत कराता रहता हूँ। किसान की और कोई समस्या हो, पानी की हो या बिजली की हो, जो भी समस्या सेंटर के लेवल की कोई बात है उनको कहता हूँ। बाकी यहाँ स्टार्टे के जो नेता हैं उनसे भी मैं रूबरू होता रहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है, आप उसको वहाँ राज्य सरकार से मांग करें। ये जो बीमा क्लेम का जो एक चल रहा है, इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है? इनमें किसान के साथ साथ किसान का प्रीमियम थोड़ा करता है, 2% 2.5% होता है, बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रीमियम होता है इसमें। तो वो दोनों का भी बराबर भागीदार हैं। यहाँ क्लेम की जो बात है उसमें सेंट्रल सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ देती है, और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, बीमा कंपनी उनके समझ में नहीं आता, पता नहीं वो व्याधित आएगा। आज तक पहले मौसमी बीमा थी, वहाँ व्याध हमेशा रहता। अब
क्रॉप कटिंग की बात है तो उसमें भी विवाद होता रहता है। अभी पिछले खरीफ की फसल का वो सेटेलाइट से दिया है, इस पर किसान नाराज़ हैं और उसकी भूमिका किसकी गलती रही है वो तो मेरे पता नहीं, वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। पर तो मेरा कहना है कि किसान के साथ जहाँ न्याय होगा हम किसान के साथ हैं और पार्टी से बढ़ के हम किसान हैं। अभी पीछे हमारे सांसद राहुल कुशवाहा जी ने एक लेटर जारी किया था कि हमने ये जो बीमा क्लेम है ये मौसम के आधार पे हमने ये तय करवा दिया है। तो पीछे जो एक हेलीकॉप्टर से जो एक हुआ था सर्वे, तो उसके अनुसार किसान को फ़ायदा हुआ या उसमें नुकसान हुआ है? देखो सेटेलाइट में वो पता नहीं लगता। एक किसान में खेत में मूंग बा रखे हैं तो मूंग में फली कितनी लगी हैं, कितनी नुकसान हो गया उस फलियों में, अतिवृष्टि से अन्य कारणों से फसल वो फलियाँ हैं किस रूप में दाने लिए हैं, तो वो सेटेलाइट से नहीं क्रॉप कटिंग से सही पता जानकारी मिलेगी। इसमें क्रॉप कटिंग सही रहती है या मौसम के आधारित पर रहती है? क्रॉप कटिंग है। क्रॉप कटिंग में वहाँ मौके पर अधिकारी जाएंगे, कर्मचारी जाएंगे तो उनका वहाँ से वो रकबा जितना लिया है उस रकबे का वो अलग से उसका खलियान करेंगे तो पता चलेगा कि इस खेत में कितना अनाज बीघे के हिसाब से हेक्टेयर के हिसाब से हुआ है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ एक कॉमरेड निर्मल कुमार है, वो हमेशा ही बीमा को लेकर धरना प्रदर्शन किसानों के साथ में करते रहते हैं। उनका और आपकी पार्टी का क्या कितना योगदान रहता है? नहीं, उनको मैं बढ़िया मानता हूँ कि जहाँ किसान की कोई बात करे, कोई पार्टी करे, वो मैं उसका बुरा कभी नहीं, वो पार्टी की नहीं बात पार्टी कभी सोचता कि ये खिलाफ पार्टी का है, ये अपने को नुकसान पहुँचा रहा है। वो किसान क्या करे तुम्हें बोल रहा है तो कोई पार्टी का हो, मैं उनका सादर सम्मान करता हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट का यहाँ विधायक है नरेंद्र बुढ़ानिया जी, वो कितनी आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पर किसानों के लिए? देखो किसानों के बारे में मैंने उसको नहीं सुनी है, ये किसानों के बारे में बोलते होंगे, मैं मेरे आगे बात नहीं आई है कि किसानों के बारे में क्लेम संबंधी कोई संबंधी वो आवाज़ उठाई है क्या। क्योंकि अगर विधायक है राजस्थान सरकार का तो उसको मैं चाहूँगा कि वो उठानी चाहिए आवाज़। किसान का बेटा, वो भी किसान का बेटा है तो उसको किसान की बात रखनी चाहिए और क्लेम के बारे में किसानों से अन्याय हो रहा है उसमें उसको पूरा मदद करनी चाहिए किसानों की, और किसान के द्वारा ही वो इस पद पर है। तारानगर विधायक के साथ में आपके कैसे संबंध है? मेरे पहले अच्छे संबंध थे परंतु वो बीच में वो वहाँ बाद में छोड़ के चले गए यहाँ से, तो वो परिस्थितियाँ दूसरी बन गई बाद में। और पिछले चुनाव में वो चाह रहा था मैं चुनाव लड़ूँ, मैं भी पहले से तैयारी में था, उसके बाद में हमारा दूरियां बन गई। परंतु हम किसी से राजनीतिक दूरी हो सकती है परंतु हम सामाजिक सिस्टम से अगर वो किसान की बात करता है, गरीब की बात करता है, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं हम भी। अभी यहाँ जो विकास हुए हैं लोग उनको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मैं कहता हूँ विकास जो हैं तो वो तो मानना पड़ेगा अपने को। जो विकास कुछ विकास जैसे यहाँ हमारे नहर का मुद्दा था तो नहर के मामले में उसने माइनर निकाले हैं तो उनकी मैं सराहना करता हूँ, चाहे पार्टी कोई हो। कितना क्षेत्र उन्होंने जुड़वाया है? 20,000 हेक्टेयर की बता रहे हैं, जुड़ेगा कितना पता नहीं। अभी जो 20,000 हेक्टेयर जुड़वाया है उससे आप अपने तारानगर के किसानों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, जो निश्चित फ़ायदा होगा। अगर पानी आएगा तो उसमें माइनर से 20,000 हेक्टेयर में ये मानो कि 2 फसलें होंगी। और अभी बिरानी भूमि है उसमें मन में 40 किलो 50 किलो अनाज होता है, और अगर उसमें पानी लगेगा तो 10-12 कुंटल मूंगफली और 10-12 कुंटल कणक भी हो सकती है, चने भी हो सकते हैं, 5-7 कुंटल। तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उससे किसान मजबूत होंगे। जो यहाँ पर एक अपने मंडी है वो पहले गोंड मंडी थी, उसको जो मुख्य मंडी बनाया गया है, तो यहाँ तारानगर शहर के लोगों को, यहाँ के किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखो उस पर भी विधायक का है या पता नहीं, ये हमारे सेक्रेटरी है वहाँ, वो सेक्रेटरी बार बार किसानों वो दुकानदारों को नोटिस देता है कि आप अपने दुकानदारी मंडी में शिफ्ट करो, परंतु अभी तक किसान गए नहीं, वो व्यापारी गए नहीं है। किसान अगर यहाँ 2 किसानों के लड़के वो भी व्यापार कर रहे हैं, बाकी व्यापारी अभी बाज़ार में बैठे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि विधायक हैं या सत्ता पक्ष के तो वो ऐसी शर्त लगा के और इस मंडी में व्यापारियों को स्थापित करें ताकि गांव के लोग यहाँ आएँ, अपने अनाज का उचित मूल्य लें, यहाँ से माल खरीद के ले जाने में भी सुविधा होगी। तो बाज़ार अभी संकड़ा हो गया, तो धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि ये मंडी विकास करे, तो मेरा यह कहना बढ़िया काम है अगर वो उसमें करा सकते हैं। तो तारानगर विधायक द्वारा अपने पंचायत समिति में एक भवन बनाया गया है पंचायत समिति की तरफ से, तो यहाँ पर तहसील को स्थापित करने की बात चल रही थी, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, अगर वो अभी ये बता रहे हैं कि ये भवन तो है पंचायत समिति का,
अभी उसमें अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा सुनने में है। तो अगर यहाँ शिफ्ट होती है तो जो गांव के लोग आएंगे तो बाज़ार में आपको पता है कि इतनी भीड़ रहती है, वहाँ आना जाना मुश्किल हो रहा है, साधन नहीं जा सकता। तो यहाँ खुले में अगर यहाँ होगी तो यहाँ एसडीएम कोर्ट है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बिजली विभाग मान लो, पानी का मान लो, एसडीएम कोर्ट है, तहसील पंचायत समिति, जितने भी इस साइड में, तो लोगों को एक जगह अपने हर काम को लिए वहाँ कराने में सुलभ होगी, अलग नहीं जाना पड़ेगा, दूर एक अलग हो जाए, एक अलग तो उसमें परेशानी ज़्यादा बढ़ती। आप तारानगर के विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं और आप पुराने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में रहे नेता हैं। आप विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं, तो आपको सबसे बड़ा विधानसभा का जो समस्या है वो क्या मुद्दा है, उस पर आप बताएं। देखो, हमारे क्लेम तो आप बीमा की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जब से शुरू हुई है उसके बाद में किसानों का क्लेम अपने तारने के लिए बढ़िया है, परंतु क्लेम के साथ साथ हम नहीं कहते कि हमारे को क्लेम मिले, हम चाह रहे हैं किसानों की आय बढ़े, आमदनी कैसे बढ़े। तो उसमें नई तकनीकी अगर किसान अपनाए तो बिरानी भूमि में वो लागू नहीं होती, इसलिए हम चाह रहे हैं, लोगों की मांग है सब गाँव की कि हमारे पानी आना चाहिए। तो मैं तो अभी सरकार के प्रतिनिधियों से कहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र में नहर का विकास करे, हर गांव तक पानी जाए, हर किसान तक खेत तक पानी जाए और किसानों की आमदनी बढ़े और वो किसान आत्मनिर्भर बन सकें। अभी किसानों की माली हालत है। नहीं, पेयजल की कैसी व्यवस्था है विधानसभा क्षेत्र में? पेयजल की स्थिति खराब है। पेयजल में गांव में अभी पहले थी पीएचडी विभाग से, तो उस टाइम पानी शुरू हुआ था, वहाँ यहाँ बैजी मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे हैं। उस टाइम ये योजना शुरू हुई तो लोग बहुत खुशी हुए कि हमारे को मीठा पानी मिलेगा। हमारे क्षेत्र में पूरे देहाती एरिया में खारा पानी था। तो धीरे धीरे वो दूसरी कन्वर्ट हो गई स्कीम, कि जर्मनी स्कीम होना होगी, आपनी योजना। तो आपनी योजना में वो गांव के बीच में पहले एक टंकी होती थी, उसको अलग मोहल्ले वाइज स्टैंड लगा दिए, तो उसमें और लोगों को सुविधा मिली। तब तक आपनी योजना में रहा, तब तक बढ़िया रहा। अब इस पीरियड में 2-3 साल में परेशानी रही है कि घर घर नल कनेक्शन दे दिए पर पानी नहीं जा रहा है। गांव में पानी की हालत ख़राब है, लोग टैंकरों से पानी ले जा मंगा रहे हैं, जिनके 1000-2000 रुपये तक टैंकरों के किसानों के गरीबों के लग रहे हैं बेचारों के। तो मैं चाहूँगा कि पानी की व्यवस्था भी पर जो भी सरकार के प्रतिनिधि वो सुधारें। और बार बार हमने आवाज़ भी उठाई है, जिला परिषद में उठाई है, और जिला परिषद में तो ये है कि झूठी रिपोर्टें प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु पानी अभी जा रहा नहीं है। गाँव हर गाँव की स्थिति है। यहाँ तारानगर में एक डैम बन रहा है तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, अभी इस पर स्टे है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, डैम अगर बन जाएगा, परंतु डैम में अगर पानी आएगा तब तो आगे पानी जाएगा। मेरे को लग रहा है कि पानी स्थिति ख़राब है, पीछे से पानी यार अभी करें कि जब भी एससी को और एक्शन को कहते हैं तो ये कहते हैं कि पीछे पानी अपने खुली नहर वहाँ चोरी हो रही है। तो चोरी हो रही है, उसका पानी को चोरी को रोकने के लिए विभाग करेगा कार्रवाई, कोई आम आदमी थोड़ी कर सकता है। परंतु इनकी चलता मानो लापरवाही मानो, इनकी वजह से वहाँ पीछे नॉर्थ साइड में चोरी हो रही है और वो सिंचाई में उपयोग ले रहे हैं पानी, तो पेयजल का पानी कम आ रहा है। और ये जो डैम बन रहा है, ये डैम की करें नहर से पानी लेंगे, नहर से पानी लेंगे, पर सप्लाई पर निर्भर करता है। डैम बनने से क्या होगा? अभी राजगढ़ में 2 डैम बनने हैं, दोनों में वहाँ भी स्थिति खराब है। नहीं, ये जो स्टे ला रखा है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्यों ला रखा है लोगों? कहाँ स्टे? ये जो अभी डैम बन रहा है अपने जो पुराने डैम के पास में, जो पुरानी एक गौशाला चलती थी, उसकी जगह पे डैम बन रहा है। नहीं, वो तो गौशाला खाली कर दी, वहाँ वो डैम का काम हुआ नहीं, शुरू किया, मत गया नहीं अभी उसमें वो बीच में कोई स्टे ला रखा है उसके बारे में डैम पर। हाँ, मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, तो जो हमारे स्थानीय विधायक ये कह रहे हैं कि जो खुली नहर है उसको बंद करके बड़े बड़े पाइपों में यहाँ तारानगर पानी लाएगा, तो इस पर आपकी क्या राय है? भी अगर ला रहे हैं तो बढ़िया बात है, परंतु ऐसा लग रहा नहीं है कि हो जाएगा, कि अब कार्यकाल है हमारे विधायक का है भी 12 महीने रहे हैं, आगे सरकार किसकी बनेगी तो उसके बाद में सरकार के द्वारा होता है काम। तो अगर बुढ़ानी जी सक्रिय होकर 12 महीने में ये काम कराते हैं तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों को प्यास बुझेगी। अभी लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है पेयजल की, तो मैं चाहूँगा सबसे पहली आवश्यकता पानी की है, दूसरी अन्न की है। इनके बिना मनुष्य जी नहीं सकता। ये तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारा पेयजल का पानी सुचारू रूप से गाँव में आए, ये हमारी हमेशा मांग रही है
और हम करते रहे हैं, अभी कर रहे हैं। आपका गांव निर्मल ग्राम पंचायत के तौर पर रहा, आप राष्ट्रपति से सम्मानित रहा आपकी पंचायत और आप, तो उस समय की सफाई व्यवस्था और आज की जो सफाई व्यवस्था है गांव ग्रामीण क्षेत्रों की, उसमें क्या अभी अंतर है? देखो, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो मैं 2007 में पुरस्कृत होकर आया था राष्ट्रपति से। उसके बाद मैं गांव में गया, मीटिंगें भी ली और मेरे को ड्यूटी भी लगाई सरकार ने कि हर गांव में आप जाके लोगों को समझाएं। मैंने दिल्ली से एक टीम आई थी हमारे गोडास में, तो गांव ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में कुछ शादी समारोह है। तो वो अधिकारी बोले, यार पूरे गांव में ये क्या हो रहा है, कितना सुंदर गांव बनाया आपने। तो लोग अचंभित हुए और लोग देखने को बाहर चूरू जिले के लोग भी हमारे आए। तो मैंने जो भी रास्ते थे उसको चौड़ा करवाया, सानी उगाड़ साफ़ करवाई और घरों को साफ़ करवाया और वहाँ इंदिरा आवास जो भी जिस टाइम वो स्कीमें थी सरकार की, उनसे गरीबों को मकान भी दिलवाए। तो वो गांव एकदम सुंदर बनवाया, शहरी टाइप गांव बनाया और उसमें नालियाँ खुरे बना के सड़कें बहुत ही सुंदर देखने लायक था। अब धीरे धीरे वो वापस है जहाँ सरपंच की सोच पर निर्भर करता है, वहाँ सरपंच की सोच नहीं होने की वजह से वो स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। अन्य पंचायतों में भी मैंने 4-5 पंचायतों में मेरा योगदान रहा, वो भी निर्मल ग्राम पंचायत घोषित हुई, परंतु उसमें काम नहीं हो रहे हैं। अभी सरकार फॉर्मेलिटी कर रही है, परंतु उस टाइम में शुरुआत हुई मेरे टाइम से तो राजस्थान में टॉप आया था अपना शिवरा। अभी जैसे हम गांव में जाते हैं तो वहाँ जैसे बाड़ें लगी होती, जैसे भींट के बोलते हैं उनकी बाड़ें होती, उसी के हिसाब से लोगों ने अपनी दीवारें निकाल रखी है, लेकिन घर तो 1-1, 2-2 बीघे में, फिर भी वो रास्ते पे कब्जा करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मैंने जब शुरुआत की थी तो उस टाइम मैंने सबसे पहले 20 फुट चौड़े रास्ते लेके चला। तो हमारे गांव में 8 फुट 9 फुट गलियाँ थी। मैंने मकान तुड़वाए सहमति से, कोई किसी पर मुकदमाबाजी नहीं करके, कार्रवाई नहीं करके, राहता जोड़ी करके, जैसे उनको समझा के उनको 20 फुट चौड़ा किया। उसके बाद 25 फुट रास्ते चौड़े किए और कहीं विवाद नहीं हुआ। अगर किसी सोच हो तो रास्ता यहाँ शहर में आप देख रहे हैं कितना आवागमन बाधित हो रहा है। अगर सोच हो किसी चेयरमैन की और कहते बोर्ड टूट जाएंगे, मैं 1995 में शुरुआत की, अगला चुनाव जीता उससे बढ़ के जीता। तो अगर काम बढ़िया होगा तो आम आदमी अपना नुकसान भी सहन कर सकता है, परंतु ये लोग और वोट की राजनीति में डर रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था नहीं हो रही है, न पंचायत में हो रही है न गाँव शहर में हो रही है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ भी कि मेरा खुद का मैंने बताया है, तो मैं जब कितने मकान तोड़ाए, दीवारें तोड़ाई और भी काफ़ी नुकसान हुआ, वो टूटने के बाद में उससे बढ़ के मेरे अगले चुनाव में वोट मिले। तो मैं चाहूँगा कोई नुकसान नहीं उड़ाना नहीं है। जनता में संदेश देना चाहूँ, या जनप्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि आप निष्कोच होके और गांव के विकास की बात ये नहीं कि गली कुचली कर दी, खुले बना दिए, सड़क बना दी, उसको रास्ते को सुंदर बढ़ाओ, नालियाँ सुंदर बढ़ाओ, कचरा पड़ा जगह जगह, ये साफ़ होना चाहिए, गांव सुंदर लगे, ये सोच लेके चलाओ। अच्छा, आपके पूर्व वित्त मंत्री और हमारे नहर मंत्री रहे जो चंद्रमोहन बैद जी के साथ में आपके अच्छे संबंध थे? बिल्कुल अच्छे संबंध थे। वो आदमी बहुत सज्जन था, वो गंदी राजनीति कभी नहीं की, बड़ी सोच थी उसकी। उनकी सोच था गाँव में का विकास हो। सबसे पहले अपने चूरू जिले में पेयजल की योजना उसने लागू की, उसके बाद में नहर यहाँ तक लाने में उसकी भूमिका रही है। परंतु उसके बाद में चंद्रशेखर जी से वो सेट नहीं हुआ, तो उस वजह से ये आज तारंगर में कांग्रेस की हालत बनी है। और ये भूटानिया जी हैं, तो ये कांग्रेस की न मान के उनका व्यक्तित्व मानो या कोई दूसरी कोई फैक्टर से ये जीत गए, परंतु वो स्थिति नहीं है बैद जी वाली। नहीं, आपने कांग्रेस पार्टी कब छोड़ी और उसका कारण क्या? मैं 2008 में छोड़ दी थी, 2008 में। उसके बाद मैं बीजेपी में हूँ। आपने 2008 में बीजेपी को सपोर्ट किया था? 2008 में बीजेपी का मानो मैं ज्वाइन नहीं की थी, परंतु हमारे जितने भी सैकड़ों कार्यकर्ता थे तो सभी ने राय ली कि अपने को ये बैद जी, अपने को चंद्रशेखर जी काम नहीं दे रहे हैं, न गांव की गरीब की जान कर रहे हैं, न कभी यहाँ मौके पर आ रहे हैं। तो लोग सभी नाराज़ थे उस मकसद से, और राठौड़ साहब आए थे बीजेपी टिकट लेके और हमने उनका साथ दिया। ये बिल्कुल सही है। राठौड़ साहब के आने के बाद में आपने कोई ऐसे कोई काम करवाए तारानगर में? देखो, राठौड़ साहब के आने, उस राठौड़ साहब आए उस टाइम राज नहीं था, कांग्रेस का राज बना आगे। तो जितने भी राठौड़ साहब ने, देखो ये माननी पड़ेगी,
इतने क्षेत्र की आवाज़ रखी हमेशा, गरीब की, गांव की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और हमने यहाँ पानी की, बिजली के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन भी किए। तो वो 2013 में चुनाव हुए तो वापस वो चूरू चले गए। तो वहाँ से जयनारायण जी को टिकट दिया गया। जयनारायण जी भी हमारे बुज़ुर्ग थे, वो 90 साल के करीब थे, तो इतनी वो सेवा नहीं देश के, परंतु जयनारायण जी टाइम भी यहाँ विकास हुआ। पानी की कुछ SRI बनी, कुछ लाइनें नई दिलवाई, गौरव पथ बने, उस टाइम भी कई काम हुए। परंतु उसके बाद में ये 2018 में फिर कांग्रेस के यहाँ बुरानी जी जीते हैं। तो बुरानी जी ने काम करवाएं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ये पानी की समस्या उसको हल नहीं हुई अभी तक। आप प्रधान रहे हैं 2013 से? हाँ, नहीं 15 से भी, 2015 से 10 से 15 आप प्रधान रहे थे। तो आप जब प्रधान बने तो आप 2 प्रतिनिधि थे प्रधान के। तो आपको एक मंत्री महोदय ने आपसे एक वादा किया था, तो आपने क्या वो वादा निभाने में सक्सेस हुए, सफल हुए? कौन सा वादा? जो आपको एक बात हुई थी कि 2.5 साल का आपका जो कोई, ऐसे मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये आप पर जो आरोप लगा रहे हैं आपके ही लोग के हमारे साथ में 2.5 साल की कोई, ऐसी मेरे सामने कोई बात नहीं थी। वहाँ हमारे मेंबर 11 मेंबर थे बीजेपी के, 19 हमारे कुछ मेंबर हैं यहाँ, 19 में 11 बीजेपी से थे और 11 में साहब राम जी टिकट जरूर मांग रहे थे। परंतु हमारे दोनों को छोड़ के तो जो 9 मेंबर थे अलग लेके उसको बात की, तो 9 ने एक राय में समर्थन किया। तो वहाँ वो तय हो गया कि ठीक है, वित्त लोग जी के पक्ष में ये 9 आदमी, राठौड़ साहब और ये MP साहब राम सिंह जी दोनों थे, उन दोनों ने वो तय करी बता दिया कभी अब विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको टिकट तो भी 9 दें, ये एक साथ बोल रहे हैं तो लोग जी देनी पड़ेगी। नहीं, आपके ही लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं। और आरोप तो राजनीति में होता है। राजनीति में ये अब की जो राजनीति नहीं, वो तो बहुत गंदी नीचता की राजनीति कर रहे हैं लोग, कुछ हद तक भी जा सकते हैं नीचता करके। आपने प्रधान रहते हुए आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कौन से कोई काम किए हैं जो गिनाने लायक हो? देखो, हमारे ग्राम पंचायतें में जितना भी बजट आया, उस पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतें जो काम करा रही थी उसमें मैं नियमित हम जाते गांव में, तो वहाँ लोगों को बढ़िया रूप में काम करने के निर्देश थे। भ्रष्टाचार हमारे पंचायत समिति में उस टाइम बिल्कुल नहीं हुआ, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में न कभी भ्रष्टाचार किया और न मैं किसी को करने के पक्ष में था। तो पंचायत समिति में अच्छा सुधार रहा। 5 साल सरपंच से निष्प्रभ हो गए, अपना जितना भी वो भ्रष्टाचार में पैसा जाता था वो पैसे सब विकास पर लगते थे, तो बढ़िया काम हुए। और पंचायत समिति जितना बजट आया, उस बजट में हमने पंचायत समिति में एक प्रधान कक्ष करवाया, 2 गाड़ियों गैरेज कराए, BOPs करवाया, और ये IT के अंदर जितने भी विकास पंचायत समिति में वो सुंदरता बनाने में काम किया, वो पंचायत समिति से किया। बाकी गाँव में भी पैसे खूब दिए, जैसे 100 गुड़बड़ी पंचायत थी तो वहाँ में भी मैंने खूब काम कराया। और मेरा क्षेत्र था, वहाँ मैंने रास्ता चौड़ा करा के वहाँ सड़कों का निर्माण कराया, जैसे बात सारण पुनरास हैं, वहाँ 30-30 फुट चौड़े रास्ते करवा के, और वहाँ भी रास्ते सैकड़े थे। मैंने गांव में हमेशा विकास की सोची और गांव में अच्छे विकास करे, और भी व्यक्तिगत के जो काम थे उनमें मेरा सबसे ज़्यादा योगदान रहा। और हमने निरंतर लोगों के बीच में रह के सुनाई की और वो आगे तक अधिकारियों तक ले जाके बात को उसको पूर्ण कराने की कोशिश की। आज की पंचायत समिति के शासन में और आपकी पंचायत समिति के शासन में क्या फ़र्क है? अब देखो, सुनने हमारा मैं तो कभी जाता नहीं, पंचायत समिति में मीटिंग होती है, मीटिंग में जाता हूँ तो लोगों में नाराज़गी है। मैंने कभी भी, आप जानकारी कर लो कि कोई कर्मचारी ये कह दे कि हमारे को तेलोकाराम या मैं उसके प्रतिनिधि रूप में प्रधान गए तो अनुकूल देव ने कि हमारे किसी को परेशान किया, या कोई जनप्रतिनिधि जो भी पंचायत समिति का स्टाफ है, एक भी आदमी कह दे कि तेलोकाराम ने हमारे साथ बद व्यवहार किया, हमारे को परेशान किया, तो ये नहीं हो सकता। आजकल लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे संजय जी हैं, ये कसवा जी हैं जो रामपुरा से हैं, लोग इन्हें कह रहे हैं कि चूरू से आके प्रधान बने, इनमें कितनी सच्चाई है? वो मेन बात ये है, इसको क्यों बनाया मेरे पता नहीं। इसको बनाने से जो लोकल आदमी थे, इच्छुक थे, वो नाराज़ हैं, अभी तक नाराज़ हैं। नहीं, लोकल तो एक आदमी था प्रधान के, वो तो चुनाव हार गए थे। नहीं, और भी थे, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, परंतु कुछ 3-4 उम्मीदवार थे यहाँ,
वो अभी तक नाराज़ हैं। अभी वो संजय प्रधान जो है हमारे, तो वो राजनीतिक आदमी नहीं है, क्यों राजनीति में कभी रहा नहीं। अभी वो काम तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। ये कोई पार्क बन रहा है अपने यहाँ, पार्क बन रहा है, पार्क कहाँ बन रहा है? ये अपने पंचायत समिति में। नहीं, यहाँ कहाँ बन रहा है पार्क? पंचायत समिति में पार्क की जगह साफ करवाई। ना वो साफ, वो तो पहले साफ करवाई थी, कई बार हो गई, वो वापस उसमें बंजर वो किंकरें उगी हुई हैं। और अब आप देखो मैं बता दूं प्रधान के बारे में। प्रधान जी या तो भी इसके में राजनीति के बारे में, विकास के बारे में अनुभव नहीं है, और या किसी का दबाव हो सकता है। अभी काम है नहीं, वो दूसरे रूप में हो रहे हैं, किसी के इशारे पर हो रहे हैं काम। जो मैंने एक यहाँ बात रखी थी अभी पीछे मीटिंग में कि हमारे अड़ाला रोड से और राज रोड के बीच पंचायत समिति और महिला कॉलेज के बीचों बीच एक रोड बन जाए, तो उसमें पंचायत समिति के बच्चियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। एसडीएम कोर्ट में जाने वाला, इस साइड के इधर आने वाले, इधर से उधर जाने वाले, और हमारे राजगढ़ और बाएं और 3.25 रोड इस साइड से हैं। तो अगर ये गेट निकलता, पूरी रोड बनती, तो बच्चियों के लिए भी बहुत सुरक्षित थी। परंतु वो आज तक वो काम नहीं किया, किसके दबाव में नहीं किया मेरे को पता नहीं। वो बार बार कहा करेंगे, अभी वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये कॉलेज हुआ है, इसमें पीजी कॉलेज चालू हो गया है। हाँ। बच्चियों के लिए विधायक जी ने करवाया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं कह रहा हूँ वे प्रधान बुढ़ानिया जी हो, चाहे कोई हो, जो क्षेत्र के विकास की बात सोचेगा, मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। पीजी कॉलेज हो, चाहे अन्य कॉलेज जो भी है वही हैं, चाहे गहलोत जी करवाई, चाहे बुढ़ानी जी के द्वारा हुई हैं, चाहे किसी के द्वारा हुई हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, मैं ये मानता हूँ। अभी विधानसभा क्षेत्र के जैसे तारानगर शहर क्षेत्र के लिए 10 किलोमीटर की पहले रोड पास हुई थी, और अभी 15 किलोमीटर की और करवाई गई है विधायक जी द्वारा, तो आपकी इस पर क्या राय है? भी मैंने उनकी 3 रोड देखी हैं। एक पंचायत समिति के आगे है, एक है हमारे वहाँ सदास रोड मिलती है आगे, और एक रोड है थम्मा में। तो वो रोड कराई है, उससे बढ़िया शहर की सुंदरता बढ़ी है और लोगों को सुविधा भी मिली है। और ऐसा कोई काम में विधायक जी ने करवाया जो आपके संज्ञान में हो? ये काम तो चर्चा है कि वो काम करवाए हैं, परंतु ये काम जो पानी का है वो अभी तक उससे सेट नहीं हुआ है। क्या कारण मेरे को पता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा कोई काम करवाया है? शिक्षा के क्षेत्र में तो स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, वो राज्य सरकार के निर्णय अनुसार हुई हैं, सभी जगह हुई हैं। इसमें बुढ़ानी जी कितना योगदान रहा है वो मेरे को पता नहीं, परंतु वो पूरे राजस्थान लेवल पर बता रहे हैं। ये स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर ये भी हॉस्पिटलों में कहीं राजस्थान में हुआ है। स्कूलें भी 8वीं की 10वीं की सब क्रमोन्नत हुई हैं। उसे अन्य पीजी कॉलेज की बात कर रहे हैं, इस तरह से क्रमोन्नत हुई हैं, तो वो पूरे राजस्थान लेवल पर बता रहे हैं। तो इसमें किसका कितना हमारे विधायक का योगदान रहा है, परंतु विधायक का तो बढ़िया है, जो हुआ है वो बढ़िया है। विधायक का तो मतलब पूछताछ करके ही तो वो काम किया जाता है भी। ये कह रहे हैं कि पूरे निर्णय से शुरू में हुआ है, स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं, तो वहाँ विधायक नहीं है, वहीं भी हुआ है। तो इसमें सरकार का निर्णय बता रहे हैं, तो सरकार के निर्णय अनुसार हो रहा है। तो वो एमएलए का योगदान उसमें कितना है कि नहीं है, वो तो वो काम हुआ है, चाहे राज्य सरकार उनकी है, जो किया वो बढ़िया किया है। आप 2018 में विधायक का चुनाव लड़े थे, आपको 12,000 मत मिले हैं। आपके चुनाव हारने के बाद में आपने विधानसभा का दोबारा दौरा किया? हाँ, बिल्कुल किया, मैं तो हमेशा रहता दौरा। आगे आने वाले 2023 का जो चुनाव होगा उसमें आपका क्या रहेगा? हम मेरा ये कहना है कि आगे क्या होगा, आगे का पता नहीं, परंतु अभी जो स्थिति है वो यहाँ बीजेपी मानो कांग्रेस मानो, अभी लोगों के विचार हैं, अलग अलग विचार हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं देती है तो मैं पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। आप 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जाकर मिले थे, और जब वसुंधरा राजे जी यहाँ तारानगर आई थी तो आपने अपना दमखम दिखाया था। लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी आपने इकट्ठे किए थे, तो उसको लेकर आपने कभी वसुंधरा जी से बात की? वहाँ वसुंधरा जी से मिले थे, वसुंधरा जी का मन भी था, परंतु लोकल राजनीति है वो हावी हो गई उस पर। यहाँ जो वसुंधरा के बाद के नेता थे वो मेरे पर सहमत नहीं बनी,
तो उनकी वजह से मेरा टिकट का नुकसान हो गया। परंतु मेरे को वसुंधरा जी ने बार बार, अभी भी वो कह रही है कि मेरा मन था तिलोक जी पर, परंतु परिस्थिति ऐसी बन गई। तो क्या बन गई वो तो अलग बात है, परंतु वो उनका वसुंधरा जी वहाँ यहाँ मेरी सर्वे भी कराई। सर्वे मेरा नाम टॉप था और वहाँ मिले भी थे। उस टाइम भी वो बिल्कुल उनका मन था, परंतु स्थिति अलग बन गई। फिर जातीय समीकरण के हिसाब से तो आपका टिकट बनता था। यहाँ बुढ़ानिया जी आ गए नहीं, तो बुढ़ानिया जी आने के बाद में यहाँ जो मेरे मीटिंग में 15,000 कार्यकर्ता आए थे, तो हम 60,000 वोट लेकर चले थे। एक परिवार में 4 वोट होते हैं। तो मैं उस मकसद से खड़ा हुआ और उसके बाद में लोगों में भ्रमित कर दिया कि तिलोक जी के पास टिकट नहीं है, वो उनके पास टिकट है, उनके पास टिकट है। इस तरह से ये फलानी जाति का, फलाने धर्म का है, इस तरह से लोगों को दुष्प्रचार करके भ्रमित कर दिया। आपने कभी जाति धर्म को तो लेकर कभी ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया, कभी विवाद भी नहीं किया, फिर लोगों को ऐसा क्या लगा आप में कि ये ऐसा आदमी, ये लोगों के दिमाग में आ गया कि ये इसके पास टिकट नहीं है, ये हार सकता है। तो जो जाति का रूप दिया गया नहीं, तो वो लोग अलग अलग जातियों के हिसाब से बंट गए और मेरे को मान लिया कि इसके पास टिकट नहीं है और उनके पास टिकट दिए, ये स्थिति बनी। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आप बताएं। पानी की, पेयजल की। आज हम आप कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं और आपके सभी जो राज्य लेवल के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, आप सबके आपके साथ में संपर्क है। आप ऐसी कोई घटना बताएं जो आपके नेता के साथ में हुई या आपके साथ में हुई। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कि मैं गंदी राजनीति नहीं तो जीवन में की। मैं सबके साथ रहता हूँ और विचारों से बंधा हूँ। जिनके मेरे विचार पसंद आए वो मैंने अपना लिए। ये नहीं मैं किसी के दबाव की राजनीति नहीं तो की, नहीं मैं करूँगा चाहे मेरे को कुछ नहीं मिले। मैंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की, सिद्धांतों पर राजनीति करता रहूँगा। अब नेताओं की बात है, अलग अलग लोगों की सोच होती है, वो नेता अपने कार्यकर्ता को उस रूप में डालना पसंद करते हैं। तो मेरा विचार उसमें नहीं जुड़ता है तो मैं उसको पसंद नहीं करूँगा और शामिल नहीं हो सकूँगा उसमें। तो मैंने हमेशा दबाव की राजनीति नहीं की, स्वतंत्र विचार से रहा हूँ और उसी विचार से आगे ये मेरे जीवन में जितना भी मेरा राजनीतिक जीवन मानो या सामाजिक मानो, जो भी मेरे उसका वो रूप में मैं करता रहूँगा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तारानगर से बीजेपी, तो आप क्या चुनाव के लिए तैयार हैं? जी, अगर पार्टी टिकट देती है, सभी कार्यकर्ता मेरे पर संतुष्ट होते हैं तो निश्चय लड़ूंगा। अब मैं किसी नाराज़गी करी, मेरे पद की भूख नहीं है कि पद के लिए मैं मेरे सिद्धांतों को बेचूं। अगर सब मेरे पर सहमत होंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव की मेरी कोई इच्छा नहीं है। चुनाव तभी लड़ूंगा जब पार्टी टिकट दे, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ जुटें, ये आश्वासन देंगे, तभी मैं चुनाव लड़ने की। पिछली बार की तरह अगर जनता यहाँ आके आपके अखाड़े में लग जाए कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? अगर जनता की मैं हमेशा स्वीकार किए बात है, जनता की अभी लोगों की सोच हो गई कि पार्टी के बगैर टिकट वो वोट नहीं लगते। तो मैं फिर अब उस रूप में अगर कोई मेरे को 1000-2000 आदमी आगे कह दें कि आप चुनाव लड़ो, तो मैं उस स्थिति में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव अभी टिकट का मन है, अगर टिकट देंगे तो लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। आप अभी क्या तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? तैयारी देखो, मेरा कोई तैयारी नहीं चुनाव की, मैंने कभी तैयारी नहीं की। 1988 में मैं सरपंच चुना रहा, तो उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं सरपंच बनूंगा, क्यों, मैं तो एक गरीब घर से था। परंतु लोगों का अगर मन बन जाए तो मेरा सोच काम नहीं करता। अगर लोग उस टाइम मेरे को मन बनाया, मेरे को सरपंच बनाया, उसके बाद मेरे को इस रूप में आज तक इस स्टेज तक पहुंचा है, तो हमेशा जनता की भावना के अनुरूप में रहा, उस हिसाब से बढ़ा हूँ मैं। अच्छा, एक पार्टी से ज़्यादा मेरे को जनता ने प्यार संदेश दिया। अच्छा, एक बात बताइए आप में कि जैसे आपके सांसद महोदय श्री आदरणीय राम सिंह जी कसवा जी हैं, उनके संबंध और आपके संबंध बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। संबंध मैंने किसी राठौड़ साहब से कभी नहीं बिगाड़ी, अभी उसका सम्मान करता हूँ, राम सिंह से करता हूँ, बुढ़ानी जी करता हूँ। मैं सम्मान मेरे वो अग्रणी जो भी हैं, जो बड़े रूप में सेवा दे रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। विचारों में कुछ मतभेद कहीं हो सकता है मेरा, कि मैं कोई बात पसंद कर रहा हूँ, उनके वो खिलाफ और उनकी सोच अगर बन जाए तो उस पर हो सकती है मेरे, परंतु मैं उठा वो ये नहीं मन में रखूं। मैं बताता हूं हमारे नेताओं को भी, आप में ये गलत निर्णय लिया आपने। सांसद महोदय राम सिंह जी और पूर्व मंत्री बैज जी के बहुत अच्छे संबंध थे।
मैं बताऊं, बैद जी के बारे में आपको बताया था। और राम सिंह जी एक सिंपल आदमी हैं। वो कभी राजनीति में रह के ये नहीं सोचा कि मैं एमपी बन गया, बड़ी पोस्ट पर हूँ, कभी घमंड नहीं किया। आम आदमी से उनके भी मेरी तरह आम आदमी, वहाँ साधारण गरीब आदमी जो भी है उनके जाके मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, बूढ़ी से बात सुनता है। और एक गांवली रूप में, वो गांव के रूप में वो लोगों के बीच में रहता है। अभी आप देखते हैं, अभी भी पूर्व सांसद के रूप में है, फिर भी अपनी सुबह उठने के बाद में पूरे दिन जनता को सेवा देता है, गांव के लोगों के बीच में आता है, गांव की समस्या पूछता है, जितना भी काम हो सकता है वो अब कराने की कोशिश करते हैं। और उम्र भी उसकी 75 से पार कर गया, वो फिर भी वो भी लगा हुआ है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि राम सिंह जी भी तारानगर से विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है, अगर पार्टी टिकट दे तो कोई बुरी बात नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व का अभी एक बयान आया था पीछे कि हमारे राजस्थान में 18 या 19 एमपी जो है वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें आपके सांसद आदरणीय राहुल कुशवाहा जी का भी नाम है। हाँ, चर्चा तो थी वो, परंतु मैंने तो राहुल से बात की, कहने ऐसा कोई ऊपर निर्णय नहीं है, वो अखबारी न्यूज़ है, परंतु अगर होगा तो पार्टी का आदेश तो मानना पड़ेगा। अगर पार्टी यहाँ तारानगर में वो चुनाव के लिए अगर राहुल कुशवाहा जी को भेजना चाहती है तो क्या वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे? वो तो वही जाने भी, उनके बारे में क्या बताऊँ। वो मेरे तो ये कह रहे थे ये अखबारी न्यूज़ है, तो उनका मन है कि नहीं है। मेरे तो ये है कि पार्टी अगर निर्णय कर दे तो पार्टी निर्णय को नकार नहीं सकते। पार्टी में और आपकी के यहाँ से कौन कौन दावेदारी ठोक रहे हैं विधायक की? यहाँ अभी तो कोई दावेदारी नहीं है। अभी तो लोगों में चर्चा है कि वो लौट रहे हैं, वो लौट रहे हैं, परंतु अभी तक कोई ऊपर स्तर पर कोई चर्चा जाए तब माने। अभी राकेश जांगड़ है, वो पिछली बार यहाँ से बीजेपी टिकट लड़ा था, और यहाँ बैद जी का नाम कर रहे हैं लोग, पता नहीं झूठा सच्चा नहीं। उसमें आप पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि अगर जी का नाम है, एक आरोप ये भी लग रहा है आप पे कि अगर तिलोक जी चुनाव नहीं लड़ते यहाँ से तो राकेश चुनाव जीत जाता। मतलब नहीं, मेरे कोई एक पार्टी के नहीं, मेरे खुद संबंध थे, मेरे से जुड़े हुए लोग थे। वो क्या कि जो हाँ भर के गए थे यहाँ, वो उनका था कि हम तो हाँ भर ली तो हम तिलोक कराम को वोट देंगे, वो चाहे बीजेपी के कांग्रेस के मेरे को पता नहीं, परंतु वो आदमी थे पार्टी के जो लोग थे। पार्टी किसको माने? जो पार्टियाँ जो बीजेपी में थी, कुछ कांग्रेस में थी, वो चंद्रशेखर को डाल दिया, और उसमें 50-50 हो गए, मेरे भी हो गए हुई। अभी आपके यहाँ से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2007 में मैं मंडी का डायरेक्टर चुनाव लड़ा, तो उस टाइम में मेरे खिलाफ ये नेता सब मेरे खिलाफ थे। मैं रामकार जी बेनीवाल 2 थे, हम गांव में घूमे, और उसमें वार्ड पंच और सरपंच और बीडीसी मेंबर जिला परिषद के बोर्ड लगते थे। 13 पंचायत थी, 13 सरपंचों के और 10 बीडीसी मेंबर के, 3 ही जिला परिषद के, ये बाकी वार्ड पंच थे। कुल 182 वोट थे जनप्रतिनिधियों के, उनके वोट लगने थे। उसमें मेरे 115 वोट आए, और मेरे सामने सब बीजेपी कांग्रेस वहाँ संयुक्त उम्मीदवार तो बना दिया मेरे सामने, ऐसा माहौल पैदा कर दिया। उसमें 63 वोट आए, मेरे से फिर आधे आए। अभी आप अपने क्षेत्र की आदमी के साथ पढ़ते हैं, हमारे पार्टी है ही नहीं यहाँ। आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कर रहा हूँ कि भी जनता यहाँ की खुशहाल हो और भाईचारा कायम रहे। ये जो राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं, भाई को लड़ाने की, जाति से, धर्म से, गोत्र तक लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैं कुछ सब भाई मिल के रहें, सब में भाईचारा रहे, और क्षेत्र का विकास हो, सब खुशहाल रहें। और यहाँ पानी की, बिजली की, सड़कों की, जो भी गांव की समस्या है, वो हमारे नेता मिलके और उसको विकास का रूप दें, तो निश्चित ही हमारे ये क्षेत्र विकास होगा। हमारे यहाँ के लोग हैं आपस में भाईचारा रखना चाह रहे हैं, विकास चाह रहे हैं, पर तो नेता लोग हैं वो भ्रमित करके लोगों को भाईचारा ख़त्म करने में लगे। तो उसमें बातों में न्याय मैं ये कहना चाहूँगा, सब भाईचारा कायम रखें और एक जाजम बैठ के गांव के विकास की बात सोचें, यही मेरा कहना है। विधायक जी आजकल एक चौपाल लगा रहे हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? चौपाल में तो ये है कि अगर वो उस वार्ड की अगर समस्या हल होती है तो बढ़िया बात मानूंगा। अगर वहाँ लोगों की समस्या गांव उस मोहल्ले की है और वो लोग रख रहे हैं कि हमारी ये समस्या है, वो अगर उसमें पूर्ण करवाते हैं, उनका सहयोग करते हैं,
तो ये तो बढ़िया काम है। अगर नहीं कराते, ऐसे फॉर्मेलिटी करें, तो मैं तो ये मानूंगा कि ये लोगों को गुमराह करने की बात है। अगर कराते हैं तो उसकी प्रशंसा करूँगा। अच्छा, एक बात मैं अभी 2 वार्डों में है मेरा आइडिया। हाँ, आप या तारानगर में। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक सड़क का निर्माण हो रहा है अडियाल से लेके तारानगर तक। तो इसमें सबसे पहले तारानगर विधायक ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लगाया था कि मैंने ये राज्य सरकार द्वारा या उद्घाटन करवा के काम चालू करवाया। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही आपके कार्यकर्ता बीजेपी के अपने सांसद महोदय वो लगाते हैं, उनके कार्यकर्ता लगाते, तो इसमें कितनी क्या सच्चाई है? देखो, अडियाल से तारानगर रोड है, लोगों की लंबे समय तक मांग थी और हमने भी कोशिश की। ये केंद्र सरकार के बजट से है और मैंने तो एक लेटर देखा है कि नितिन गडकरी को राहुल ने लेटर लिखा है कि ये रोड है जो को बाईपास के लिए ये नेशनल हाईवे रोड है, 52 नंबर है, उससे ये जुड़ाव करती है, इसलिए इसको रोड को बनवाया जाए। और उसके बाद में नितिन गडकरी का लेटर भी है कि आपके द्वारा मांग की गई रोड स्वीकृत हो गई है। जी, तो विधायक पता नहीं क्या वो झूठ है, वो लेटर पढ़ा है मैंने। तो विधायक जी के कार्यकर्ता विधायक जी ये कहने में तो साहब कोई किसी कि हम आज जैसे हमारे सांसद महोदय 20-25 साल से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई। कौन सी? ये रोड की। देखो, ये रोड सरसा तो चूरू की बार बार उठाई है और अडियाल से तारानगरी उठाई है और उसके लेटर हैं वो आप देख सकते हैं, उसकी आईडी पर आपके मिल जाएंगे, तो आप मंगा भी सकते हैं। पर तो मेरा कहना है कि रोड के बारे में राहुल जब भी जहाँ भी रोडों की बात आती है तो इस क्षेत्र में सड़क की और रेल की हमेशा मांग रखी है। वो नियमों में आ रहा है, नहीं आ रहा है, होनी है नहीं होनी है। सर्वे आपने सुना है, सरसा से चूरू रोड का सर्वे हुआ था और उसका ये राजगढ़ से वो कौन सा है, गस्सीपुरा क्या, वहाँ तक रेल का भी सर्वे हुआ, परंतु वो कई कारणों से वो नीति आयोग ने उसको निरस्त कर दिया, नहीं, जब रोक लगा दी। जब भी रेल की बात आती है तो जहाँ बुडानिया जी की मीटिंग होती है तो उसमें एक रेल का मुद्दा उछलता है। तो बुडानिया जी तो 6 महीने के लिए एक बार सांसद रहे थे और बुडानिया जी ने 6 महीने में सर्वे भी करवाया था। आप उस समय आप साथ में थे? नहीं, मैं साथ था। उसकी एक बात झूठी हो गई कि यहाँ बैद जी भी थे, बुडानिया जी थे, ये अधिकारियों को ला के हमारे बालाजी का पक्का जोड़ है वहाँ उसने वो का भी शुभारम्भ हो रहा है, तो ये पटड़ी लाए थे, वो आज तक वहाँ दूसरे निर्माण हो रहे हैं, आज तक वहाँ रेल के कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं तो वो तो 6 महीनों के लिए सांसद रहे थे। नहीं, मैं उसमें 3 बार सांसद थे। वो उस समय 1998 की बात है, उसके बाद में सांसद बने। 98 तो थे, परंतु वो स्थिति जब वो कह रहे थे कि मैं स्वीकृत हो गई तो राज किसी का बने, एमपी कोई बने। नहीं, वो तो बोल रहे थे सर्वे स्वीकृत हुआ था, सर्वे करवाया गया था। ना उस टाइम उद्घाटन की बात हुई। वो उद्घाटन किसका होता है? सर्वे का थोड़ी होता है भाई। वो तो आप उस समय के नेता थे, आप साथ में थे। मैं उनके साथ था और हम तो खुश हुए थे कि हमारी रेल आ रही, परंतु रेल हुई नहीं, वो स्वीकृति नहीं हुई। उसने क्यों ऐसा किया पता नहीं। लोगों में ये आए दिन आपके सामने चर्चा भी रहती है कि ये वो पटड़ी, वो रेल भटक जा रही है, वो रेलवे स्टेशन इधर बन रहा है, इस तरह के लोगों में कमेंट आ रहे हैं। तो ये बात देखो गलत थी उस टाइम, क्यों किया ऐसा मेरे को पता नहीं। मैंने तो कभी राजनीतिक जीवन में झूठी बात करता, मैं कभी चुनाव के समय नहीं करता, बाद में नहीं करता। मेरे जीती औकात है उसके मुताबिक लोगों को कहता हूँ कि जो मेरा शरीर है, मेरी ज़बान आपके साथ रहेगी, मैं उतना ही बोलता हूँ। तो ये झूठे वादे करते हैं, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बात में वहाँ कुछ नहीं मिलता। ये आज तक मेरा राजनीति में जीवित रहने का कारण ये है, मैं कभी झूठ बात नहीं की है। मैंने भाई किसी भाई को लड़ाया है, ये सोच लिया कि मैं आज तक राजनीति की है। हमारे पूर्व एमपी राम सिंह जी व वर्तमान एमपी राहुल कुशवाहा जी ने कितनी बार रेल को लेकर यहाँ तारानगर को जोड़ने के लिए आवाज़ उठाई? भी मैं राम सिंह जी के बारे में नहीं कह सकता, वो उठाई होगी, पर सोशल मीडिया नहीं था। आजकल राहुल है, बार बार ये रेल के बारे में आपने भी देखा अखबार में, सोशल मीडिया पर है, आए दिन आता है, अगर उस रेल को आगे बढ़ाया, उस रेल को वहाँ नई रेलवे लाइन की सर्वे कराई है। काफ़ी तारानगर के लिए बात कर रहे हैं, उठाया मुद्दा, बार बार उठाया, परंतु वो नहीं आ रहा है, नियम में नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। अच्छा, एक सावा से लेके भालेरी तक रोड बन रही है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? कौन बनवा रहा है? इसमें लेटर तो राहुल ने भी लिखा होगा, वो बता रहा था,
परंतु मेन बात ये है इसमें, ये राज्य सरकार की है, टोल की है वो, तो उसमें राज्य सरकार का ही मानेंगे, राज्य सरकार ने करवाया वो। ये जो चूरू से लेके सरसा सीमा तक जो रोड बनेगी, इसमें भी राज्य सरकार का टोल लगेगा? ये टोल रोड है, इसमें राज्य सरकार का टोल लगेगा? राज्य सरकार का टोल लगेगा, टोल रोड है। इसमें मेरे में सुनने में आया कंपनी और राज्य सरकार मिलके बना रही है इस रोड को। तो आप तो ये बोल रहे हैं कि राहुल कुशवाहा जी MP साहब ने ये आवाज़ उठाई थी, ये काम तो राज्य सरकार कर रही है? उसमें नीति आयोग ने वो निरस्त कर दी, नहीं वो रोक लगा दी कि उस नीति के मुताबिक वो रोड नेशनल रोड बन नहीं सकती। तो इसमें फिर विधायक जी का कितना क्या योगदान रहा है? मैं तो मान रहा हूँ कि विधायक ने भी कंपनी गवर्नमेंट की प्लानिंग में हो सकता है, परंतु विधायक ने भी बात रखी है। चलो, तो यहाँ के वो जो विधायक जी के आदमी बता सकते हैं उनका क्या योगदान रहा है, परंतु ये राज्य सरकार ने की है और ये मैं बढ़िया मान रहा हूँ कि टोल बनो चाहे कुछ भी बनो, लोगों को सुविधा मिलेगी इससे। अच्छा, हम बात अब अपनी करते हैं 2 मिनट के लिए कि आपने शहर के और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए आपने इतनी व्यवस्थाएं दी है। आपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, रात को 2 बजे आए, 4 बजे आए, 6 बजे आए, आपने कम से कम 20 से 30 मचान लगा रखे हैं। यहाँ रजाइयों की व्यवस्था है सर्दियों में आप, और तो सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये व्यवस्थाएं दे रखी है तो लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप लोगों से आगे क्या उम्मीद रखना चाहते हैं? मैंने आपको बता दिया नहीं कि मैं एक अपने यहाँ की संस्कृति है, अपने क्षेत्र की, आए हुए को मेहमान के रूप में अपने सेवा देने का दायित्व बनता है। मैं उस राजनीति में न पढ़ के और सामाजिक दायित्व के हिसाब से मैंने मेरा जीवन बिताया है। तो मैं राजनीति के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार के हिसाब से लोगों को अवगत का अपना काम है, हमारी देखें देव अतिथि भव है, तो वो उस सेवा में हमारा करना काम है। ये मेरे पास बैठे हैं, ये नहीं कि मेरे पास काम है, वो मेरे को मिलने के लिए आए हैं। और अगर ये मेरे से कोई बात पूछेंगे तो मैं जितना भी मेरे से बन सकेगा इनकी मदद में रहूँगा मैं। परंतु मेरा कहना है कि भी राजनीति के साथ साथ अपने सामाजिक ढांचे को भी कायम रखें, तो उस हिसाब से आएगो सोने की, खाने की, पीने की, जो भी नहाने की, जो मेरे पास वो बन सके वो मैं आज तक सेवा देता रहूँ। वो मैं जब तक जीऊँगा तब तक देता रहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि भी आने वाला समय है उसमें जो राजनीति नए सिरे से अब मोड़ लेती जा रही है, तो मैं जनता से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अब लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की कोशिश करें, इससे इस क्षेत्र को नुकसान होगा। तो आने वाले समय में चयन ऐसे आदमियों करें जो हर भाईचारा कायम रखते हुए इस क्षेत्र के विकास की बात सोचे। और मैं आज तक मेरा जीवन रहा है, आपने देखा है, मैं मेरे जीवन में कभी 1 रुपये का कोई लांछन राजनीति में कहें काजरी कोटे में काड़ा निश्चित होता है, परंतु आज तक मेरे जीवन में कोई एक आदमी कह दे कि तिलोकाराम ने हमारे से 100 रुपये रिश्वत के लिए या किसी अधिकारी को मेरे से दिलवाए, न मेरे जीवन में कभी 1 रुपया लिया, न कभी लेने की इच्छा रखूँ। और ऊपर वाला है उस पर आ सकते हैं, वो हमारे को जो खेती में देता है या मेरा और कोई धंधा करता हूँ उसमें मेरा घर चल रहा है। और ये जो नेता हैं उनको तो आप मान रहे हैं कि इनके 1 बीघा ज़मीन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, फिर भी अरबपति बने बैठे हैं। तो वो तो भी चुनाव में लाखों करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाते हैं। तो लोगों का आजकल कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा हो गए, तो उससे भटक जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस लालच में न आए, अपने 5 साल अपन को कौन आदमी सेवा देगा बढ़िया रूप में, हम सबको साथ ले कौन चलेगा, उसी के साथ जनता जुड़ी रहे, वही हमारा फ़ायदा है, इस क्षेत्र का विकास है। और मैं भी आप मीडिया के थ्रू आप भी लोगों को बताएं कि ईमानदारी से जो जीवन जिए उनको साथ देवें, ये आशा के साथ मैं कहना चाहूँगा। आज हम हमारे पूर्व सरपंच व पूर्व प्रधान प्रतिनिधि रहे तिलोकाराम जी कुशवाहा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये हमेशा से ही सेवाभावी और इनका जीवन बहुत संघर्षमय और संघर्षशील जीवन रहा है, और ये अपने संघर्ष के दम पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इनके दरवाजे हमेशा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए हर समय 24 घंटा तैयार रहते हैं। ऐसे स्वच्छ छवि के नेता से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, और हम आगे बताएंगे
कि इस वीडियो में कितनी कहाँ तक सच्चाई है, जो आगे आने वाले वीडियो में हम इनके बारे में लोगों से राय लेंगे। और इस देश की जर्नी की चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।